हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका एवरेज की नई क्लास। आपकी क्लास नंबर 3 है। पिछली क्लास में आपने देखा होगा, बिल्कुल पहली क्लास अगर आपने की होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि बेसिक किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज होते हैं और कैसे डेविएशन मेथड हमारा यूज होता है। ठीक है। तो पिछली क्लास अगर आपने की होगी तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, डेविएशन मेथड से कराए हैं। ठीक है। और उसी मेथड पे हम फोकस करेंगे और उसी से हम आगे अब कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्योंकि एक एवरेज एक ऐसा टॉपिक है, ये आपको बहुत हेल्प करता है। ये परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं, वहां भी आपका जेएसएम मेथड, जैसे मैंने आपको बोला था डेविएशन या जेएसएम, यहाँ वहां भी जाके आपका काम आता है। ठीक है। इसके अलावा रेशियो वाले टॉपिक में भी आपका ये काम आता है। इसके अलावा एलिगेशन के जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और उनको आप सॉरी एवरेज से भी कर सकते हो, तो वो भी आपके जरूरी है। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि पीछे अब तक जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं आपने वो कर लिए होंगे। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है। कल की जो क्लास थी, जो आपने लास्ट क्लास की होगी, ठीक है, उसमें आपने ये क्वेश्चन किया होगा। ठीक है। और इसका जो आपका आंसर आया था, ए की जो एज आई थी आपकी 45 ईयर आई थी। बेसिकली आपका 49 में से 4 आपको माइनस करना था और 45 आपका इसका आंसर आया था। ठीक है। तो अब इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे और इसको आपको देखना है कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला हो गया था, ये तो हमने कर लिया था। 5080 इस क्वेश्चन का आंसर आया था, ये भी हो गया था हमारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये भी हो गया था 128। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ना, 128। ये आया था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इससे आगे से हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ से इसमें जो एज वाले कुछ टॉपिक होते हैं ना, एज वाले, वो बेसिकली आपके एवरेज में आ जाते हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन एज के टॉपिक में जो आपके आते हैं वो एवरेज में ही हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके एवरेज में नहीं होते, वो एज वाला जो टॉपिक होता है उसमें अलग से करने पड़ते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, ये कह रहा है कि किसी परिवार के 4 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 36 साल है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 साल है, तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय कितनी थी। मतलब जब वो पैदा हुआ था तो उनकी एवरेज एज उस समय पे कितनी थी, ये इसने आपसे पूछा हुआ है। ठीक है। तो किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब आज के समय में इनकी जो एवरेज एज है वो आपकी कितनी है, 36 साल है। ठीक है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है, आपकी 12 साल है, तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय पे कितनी थी, ये इसने आपको पूछा हुआ है। ठीक है। तो किसी परिवार के 36 वर्ष है आज के समय में, इसका मतलब क्या है, आज के समय पे इन चारों की जो इन 4 लोगों की जो एवरेज एज है वो कितनी है, आपकी 36 साल है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 12 साल पीछे जाता हूँ, ठीक है, फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज आपका 36। इफ द प्रेजेंट ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बी आपका इतना। ठीक है। चलो, अगर मैं टोटल से करता हूँ तो टोटल से भी हम जा सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर मैं 12 साल वापस जाता हूँ, तो ये 4 लोगों की है तो वापस हम 12 पे चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको अगर हम नॉर्मल करें तो भी आपका सही रहेगा और इसी तरीके से करते हैं तो भी आपका सही रहेगा। और चलो भाई, टोटल सही देख लो एक बार इसको। ठीक है, देखिए इन 4 लोगों की जो एज का सम है, इन 4 लोगों की जो एज का सम है आज के समय में कितना है, आपका 144। ठीक है, कितना है, 144 ईयर्स आपका है। ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटे बच्चे की, सबसे छोटा बच्चा आज 12 साल का है। ये कह रहा है कि उसके जन्म के समय, इसका मतलब इन 4 लोगों को 12-12 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो एक आदमी की 12 साल कम होगी तो 4 लोगों की 48 साल कम हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब उस समय पे उनकी एज कितनी रही होगी, आपके 48 ईयर तो इनकी होगी। और उस समय पे उन 3 लोगों की एज कितनी रही होगी, आपकी 14 में से 8 जाएगा, आपका 8 से 14 होता है। ठीक है, 13 में से 4 गया आपका यहाँ से, 9 और 4 आपका 13 होता है। ठीक है। तो इसका मतलब उनकी एज का सम, जो 3 लोग थे उनकी एज का सम, ठीक है, 3 की एज का सम कितना है आपका, 96 आ गया। ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो इनकी एवरेज बताओ कितनी थी। तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 12 साल पहले बाकी लोगों की एज कितनी आ जाएगी, आपका 36 से अगर मैं इसको करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा, 32 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका, 32 साल। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ
कि जब वो लड़का पैदा हुआ था उस समय पे उनकी एज कितनी थी आपकी, बेसिकली एवरेज कितनी थी, 32 साल। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ। चलो भाई, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, 32 ईयर्स दिया है, यही है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बेसिकली मैं एक तरीका इसमें और देख रहा हूँ, अगर बात बन जाती है तो उससे भी हम जा सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 सदस्यों की औसत आपकी 36 है, कोई इश्यू नहीं है। परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु आज 12 साल है। ठीक है, तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय कितनी थी, ये आपको बताना होगा। मैं 12 साल पीछे चला जाता हूँ। ठीक है, हाँ, उससे भी आपका हो सकता है। अगर दूसरा तरीका मैं लगाना चाहता हूँ तो उससे भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखो छोटी सी बात है, एवरेज 12 उसकी कम हो जाएगी, 12 उसकी कम हो जाएगी, 12 उसकी कम हो जाएगी, या फिर टोटल ही हम 12 कम कर देते हैं। 4 सदस्य, इनकी आपकी क्या है, 36 है, तो उसकी भी 36 है, उसकी भी 36 है। ठीक है, इसी मेथड से कर लो यार, यही सही लग रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, यही कर लो यार, इसी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी एक तरीका मैं चाह रहा था, इसको और लगा देते तो उससे तो बात बन नहीं रही वैसे। तो छोटे सदस्य की आयु 12 साल है। चलो भाई यही ठीक है आपका, इसी से कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 5 साल पहले पी और क्यू की जो औसत आयु 25 वर्ष थी, आज पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है। देखो भाई, पी और क्यू की 5 साल पहले जो एज थी, इसका मतलब कितनी थी, दो आदमी थी, उनकी एवरेज कितनी थी आपकी, 25 थी। तो उनकी उस समय पे एज कितनी थी, 25 दूनी आपका कितना था, 50 थी। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। दो लोगों की 5-5 साल बढ़ेंगी, क्योंकि वो भी 25 था, वो 5 साल एक आगे आएगा, पी आ गया, 5 साल और क्यू आपका आगे आ गया, तो 5 दूनी आपका कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब पी प्लस क्यू की जो एट प्रेजेंट आपका एज का सम है वो कितना है आपका, 60। ठीक है, हो गया। अब इसने बोला है कि P प्लस क्यू और R की औसत आयु आज कितनी है, 25 वर्ष है। तो इसका मतलब P प्लस आपका Q और प्लस आपका R, इनकी एज का सम कितना हो गया आपका, 25 इंटू आपका 3 हो गया, कितना हो गया आपका, 75 ईयर हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, इनकी एज का सम कितना है आपका, 60 ईयर्स है, तो इनकी एज का सम कितना आ गया आपका, 75 ईयर्स आ गया, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, कह रहा है कि आज से 5 साल बाद आर की एज क्या होगी। अब देखो भाई, एट प्रेजेंट इनकी एज कितनी है, पी क्यू आर की आपकी 75 है, और पी और क्यू की कितनी है आपकी 60 है। तो आर की कितनी हो गई आपकी 75 और माइनस आपका 60। एट प्रेजेंट आर की जो एज है आपकी 15 साल है, कह रहा है कि आज से 5 साल बाद, तो 15 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 ईयर्स आपकी हो जाएगी। तो इसका मतलब आज से 5 साल बाद जो आर की एज होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 20 साल। तो 20 साल आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, और यार इस क्वेश्चन में मैं जब से सोच रहा हूँ एक तरीका और मैं लगा दूं, वैसे एक तरीका लग रहा है, उससे बात बन जाएगी। जैसे आपका 36 है, 36 में से 12 को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 चौक 12, 36 में से 4 जाएगा आपका 32 आ जाएगा। वो तरीका मैं लगा सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना होगा, परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय कितनी थी। तो अगर मैं छोटे सदस्य की बात करता हूँ तो वो 12 साल है, आज से 12 साल है। तो यार 12-12 साल उनकी भी तो बड़ी होगी ना। ठीक है, तो इसको मुझे वापस भी जाना पड़ेगा, 4 सदस्यों की आयु 36 वर्ष है, तो यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। छोटे सदस्य की आयु क्या है, 32 वर्ष है, और ये कह रहा है कि उस समय पे किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे बड़े सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय कितनी थी। तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ, वैसे अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो यार इनकी एज 36 है और परिवार के सबसे छोटा सदस्य 12 साल का है। तो इस 36 में ये आपका जो 12 साल का है,
ये भी 36 का बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये कह रहा है मैं भी 36 का हूँ, पर ये आपका 12 का है। 12 और 36 आपका यहाँ से 24 आ गया। 24 को उन 3 लोगों में बांट देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 36 और 8 आपका 44। 44 में से 12 माइनस कर दो, आपका 32 हो जाएगा। ठीक है यार, हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है। ठीक है, देखो यार कैसे मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ये कह रहा है कि किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। तो इसका मतलब क्या है कि इस 36 में ये 12 वाला भी है, इसमें यहाँ पर चारों सदस्य हैं तो 36 साल है। अगर मैं अकेले की बात करता हूँ तो 12 साल का है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक छोटी सी बात बताना, पहला आदमी 36 का है, दूसरा आदमी 36 का है, तीसरा आदमी 36 का है, इसने बोल दिया कि चौथा भी 36 का है। अब इसने बोल दिया नहीं चौथा 36 का नहीं, चौथा तो 12 का है, तो इसका मतलब ये 28 एक्स्ट्रा है, इसके पास 28 ज्यादा है। ये 28 किन का है, सॉरी 24, इसके पास कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। ये 24 किन का है मेरे भाई, ये 24 इनका ही तो है। इन तीनों को दे दो, कितना बराबर बराबर 8 8 दे देता हूँ, 8 इसको दे दो, 8 इसको दे दो, 8 इसको दे दो। इसका मतलब इसकी आज 44 है, इसकी भी 44 है, और इसकी भी एट प्रेजेंट आपका 44 है। अगर मैं वापस जाता हूँ, इसने बोला है कि छोटे बच्चे के जन्म के समय, मतलब तीनों को 12 12 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो तीनों में से 12 12 माइनस कर दो तो कितना आ गया यहाँ से आपका। ये तरीका भी सही है। -12 हो गया, -12 हो गया, माइनस आपका 12 हो गया, तो कितना हो गया मेरे भाई आपका 32 हो गया, ये आपका 32 हो गया, और ये भी आपका क्या आ गया 32 आ गया। इसका मतलब उस समय पे कितने के थे आपके 32 के थे। ये लड़का 36 का बना हुआ है, एक्चुअल में बच्चा 12 का है। ये 24 कहाँ से लिया है, ये 24 इनसे लेके बैठा हुआ है। इनको वापस कर दो, इसको 12 का बना दिया, तो ये 44 के हैं, ये लड़का 12 का है। एट प्रेजेंट ये 44 के हैं 12 साल पहले। इनमें से 12 12 माइनस कर दो, कितना आ गया 32। तो ये बेस्ट मेथड है भाई। ठीक है, ये तरीका भी आप लगा सकते हो और ये भी आपका बेस्ट है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सम निकालना होगा। ठीक है, और एज का सम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पर्सन को उनकी एवरेज एज से गुना करके एज का सम निकाला जा सकता है। आप दोनों तरीके से देख सकते हो। वही मैं सोच रहा था काफी टाइम से कि इसमें कुछ और भी हम सोच सकते हैं, तो और सोचेंगे तो फिर इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिकली दिमाग में जब आप एवरेज करो ना, एक ही बात याद रखना, एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर करना। तो ये इससे लेके बैठा हुआ है, तो बस वही जो एक्स्ट्रा था सबको बराबर बराबर, तो ये कंसेप्ट दिमाग में आपको रखना है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये है भाई, इसको एक बार करो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। जब बच्चे का जन्म हुआ तब की बात है। अब कह रहा है कि अब पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। तो बच्चे का वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो इसको तो हम सम से ही कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, हस्बैंड और आपका क्या है वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की एज का सम कितना आ जाएगा 27 एवरेज है, नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने हैं 2, तो कितना आ गया आपका 54 आ गया। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हुआ ये तब की बात है। आज कह रहा है कि पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। आज आपका हस्बैंड और प्लस आपका वाइफ और प्लस आपका चिल्ड्रन, एवरेज कितनी है 21 है। कितने मेंबर हो गए 3, 21 इंटू आपका 3 कितना हो गया आपका 63 हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया भाई यहाँ से। जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ से, आपका 13 में से 4 गया आपका 9, 9 का अंतर आ गया। तो बेसिकली ये जो 9 है ये अंतर 9 का आ गया। तो कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है ये आपसे पूछा है। अब छोटी सी बात बताना, यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ और यहाँ से यहाँ तीनों पहुंचे हैं, तो तीनों की एज में कुछ इंक्रीज हुआ होगा। बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर इनकी एज बड़ी होगी, इनकी एज बड़ी होगी, यहाँ बच्चा 0 का था वो यहाँ पहुंचा होगा, तो एवरेज एज तीनों में इंक्रीज हुआ होगा, बराबर होगा। जैसे मैं आज 30 साल का हूँ, मेरी वाइफ मान लो 28 साल की है। ठीक है, मैं आज 30 साल का हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अगर आज 30 साल का हूँ, मेरी वाइफ 28 साल की है, अगर मुझे एक बच्चा आज पैदा हो गया, तो अगर मैं बोलूँ 3 साल बाद की बात, तो इसका मतलब इसकी भी एज बढ़ेगी 3 साल, अब इसकी भी एज बढ़ेगी 3 साल, और इसकी भी एज बढ़ेगी आपका 3 साल। इसका मतलब क्या है कि इनकी एज में बराबर इंक्रीज होने वाला है।
ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको लगाना होगा। तो ये जो एडिशन आया है वो 9 साल का आ गया, तो ये 9 साल बड़े हैं, तो किसके बढ़ेंगे भाई आपका, इसका मतलब तीनों में बराबर बराबर बटेंगे, तो 3 आपका कितना हो गया, 9 हो गया, 3 ईयर। इसका मतलब कि बच्चा आज कितना है, 3 साल का है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर 0 साल का था, तो इसमें भी आपका 3 साल इंक्रीज होगा, इसमें भी 3 साल होगा, तो इसमें भी 3 साल होगा। इसका मतलब बच्चा आज कितने साल का है आपका, 3 साल का है, तो 3 साल आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो डिफरेंस आने वाला है उसको तीनों को आपको इक्वल बांटना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया है। बच्चा अगर 0 साल का है तो जब इंक्रीज होगा सब में बराबर बराबर होगा, आपका टोटल 9 साल इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब हर एक की एज में कितने साल का इंक्रीज हुआ है, 3 साल का। इसकी भी 3 बड़ी होगी, इसकी भी 3 बड़ी होगी, और ये भाई साहब 0 का था, इसकी भी 3 बड़ी होगी, तो ये आपका कितना आ गया, 3 साल। तो 3 साल उस बच्चे की आज एज आ गई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने बनते हैं। ठीक है, और अगर और आप इसको देखना चाहते हो तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। माना कि हर एक की एज में एक्स एक्स बढ़ गया, तो 3 लोग हैं तो 3x बढ़ेगा, फिर आपकी 3x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी वही 3 साल आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी फैक्ट्री में कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन इतना है, एक मजदूर का साप्ताहिक वेतन इतना है, तो फैक्ट्री में कुल मजदूरों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, यहाँ से अगर मैं कुल मजदूरों का, अगर मैं कुल निकालना चाहता हूँ, कुल मजदूरी अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकलेगी भाई, कुल मजदूरी होगी यहाँ से आपका एक मजदूर की, एक मजदूर की वेतन, या एक मजदूर का वेतन इनटू में क्या करना होगा आपको, मजदूरों की संख्या। अगर मैं एक मजदूर की वेतन को मजदूरों की संख्या से गुना करता हूं तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अगर मुझे कुल मजदूरी दे रखी है, ठीक है, और मुझे अगर मजदूरों की संख्या निकालनी हो तो मैं कुल मजदूरी को एक मजदूर के वेतन से डिवाइड कर देता हूँ, इसको इसके नीचे ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा, मजदूरों की संख्या आ जाएगी। और अगर मुझसे कोई ये पूछे एक मजदूर का वेतन क्या है, तो इसको इसके नीचे लाके डिवाइड कर दो। तो मतलब कुल मजदूरी को आपको डिवाइड करना है इनमें से किसी एक से, किसी एक से करोगे दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, सिंपल है। ठीक है, तो अब देखो इसने बोला है कि कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन इतना है, तो एक मजदूर का इतना है, तो फैक्ट्री में कुल मजदूरों की संख्या क्या है। तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा इसको भागी तो करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से मजदूरों की संख्या आ गई, यहाँ से आपका टोटल को डिवाइड कर दो एक की मजदूरी से। जैसे आपका 1534 है, इसको किससे डिवाइड कर दो, 188 से। 11 से अगर मैं इसको करता हूँ, 11 33, 11 एकम, 118 एकम, आपका 118 ही चला जाएगा। सबसे पहले तो एक पे जाएगा भाई। ठीक है, 13 में से 8 गया आपका 5 आ गया, 4 में से 1 गया आपका 3, और आपका 300 ये आ गया। और इसको 8 लाने के लिए कौन ला सकता है, 3 अट्ठे 24 ला सकता है, 2 अट्ठे 16 ये ला सकता है। ठीक है, 16 और ये वाला। तो इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ, मतलब 6 से अगर मैं करूँगा, 6 अट्ठे आपका 48 आ गया, 8 आ गया, 6 एकम 6 और 4 आपका 10 आ गया। नहीं, इससे नहीं करेंगे। 2 अट्ठे आपका 16, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे आपका 32, कितना लेकर आना है मुझे, 358 ना, सॉरी 1534 है। कितना है आपका, 1534 है, 354 लेकर आना है मुझे। क्या लेकर आना है, 354। तो किससे करूं इसको, 118 को डबल ही कर देते हैं भाई, नहीं तीन से जाएगा भाई, 3 पे। तो इसका मतलब कितना आ गया आपका, 13 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 13 होगा। तो यहाँ पर मजदूरों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 13 है। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, इन्होंने दिया है भाई क्वेश्चन का आंसर 13 ही दिया हो भाई, सी। तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत तो देखो यार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ। ठीक है, बाकी कोशिश है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जाए और अच्छे से और छोटे तरीके से आपको कराया जाए। ठीक है, चलो भाई, ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना जरूर है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में भी आपके आए हैं, तो इसको हमें जरूर करना चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन है भाई आपका। क्वेश्चन में क्या बोला है इस पर ध्यान से देखना। बोला गया है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए भाई, अगर मैं यहां से बात करता हूं, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स,
मतलब पहले ओड नंबर से शुरू करके अगर मैं सम करता हूँ तो उनका सम क्या होता है, एन का स्क्वायर होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी एवरेज पता लगे तो एवरेज बेसिकली क्या होती है, सम को नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एन है उससे डिवाइड कर दो तो एक एन से एन कट जाएगा, तो आंसर क्या होता है आपका एन होता है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि पहली 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो वो 40 ही होगा। पहली 50 संख्याओं का आपको अगर मैं पूछता हूँ एवरेज क्या होगा तो 50 ही होगा, क्योंकि देख लो सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर आपका एन का स्क्वायर है। एवरेज निकालने के लिए उनको सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही डिवाइड किया सिर्फ एन रह गया तो आंसर क्या आता है, वो एन आता है। नंबर ऑफ टर्म्स आती है, जितनी टर्म्स आपकी ओड होती है वही आंसर आता है। अब जैसे 100 तक की सभी विषम संख्या है, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की सारी काउंटिंग करता हूँ तो उसमें लिखने के केस में आप देखोगे विषम है ना, हाँ, लिखने के केस में आप देखोगे 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि 1 3 5 7 9 एक एक के गैप के बाद है, तो मतलब एक एक छोड़ के आपकी हर दूसरी संख्या आपकी क्या है, विषम संख्या है। तो टोटल 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आ जाएंगी। इसका मतलब यहाँ एन की वैल्यू कितनी है मेरे लिए, यहाँ पर मेरे लिए एन की वैल्यू क्या है, 50 है। तो इसका मतलब अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज भी क्या होगा आपका 50 ही होगा। छोटा एन ले लो यार, मैंने छोटा एन लिखा ना तो छोटा एन लिख लो। तो एन की वैल्यू क्या है आपका 50 है, तो एवरेज कितना हो गया आपका एन ही होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 50 होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है और क्वेश्चन का आंसर क्या है 50 ही है, यही इन्होंने दिया हुआ है। तो ये चीज हमेशा याद रखना भाई, इस पे ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में होता है कि पहली 100 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, पहली 100 सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, पहली 100 नेचुरल संख्याओं का जोड़ क्या होता है, कहीं से भी कोई वैल्यू आपको दे दे उनका जोड़ क्या होता है, स्क्वायर करके जोड़ क्या होता है, क्यूब करके जोड़ क्या होता है, तो वो नंबर सिस्टम में आता है। बट एवरेज तो हमें फिर फॉर्मूले की हेल्प से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखिए अगर आपको पहली n नेचुरल संख्याओं के स्क्वायर का सम करना हो तो वो होता है आपका n इंटू में आपका n प्लस n इंटू में n प्लस आपका 1 होता है, और यहाँ से आपका 2n और प्लस आपका 1 होता है ये, और नीचे क्या होता है आपका 6 होता है, ये इसका सम है, ठीक है। अगर मुझे एवरेज निकालनी पड़े तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इस इनके सम को, जो कि आपका कितना है n इंटू आपका n प्लस आपका 1 है और 2n प्लस आपका 1 होगा ये, और डिवाइड बाय आपका क्या है 6। ये क्या आ गया आपका सम आ गया। इस सम को अगर मैं नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देता हूँ तो n से आपका n कट जाता है, तो इनका कितना आएगा आपका n प्लस आपका 1 होगा और 2n प्लस आपका 1 होगा और प्लस आपका क्या होगा 6 होगा। ये बेसिकली क्या आ गया, इनका एवरेज आ गया। इस वाले n से n कट जाएगा, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑल टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड किया जाता है, तो ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो सबसे पहले पहली 10 संख्याएं कौन कौन सी होगी, जैसे ऐसे लिखा जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 3 का स्क्वायर, इस तरीके से कहाँ तक है आपका 10 का स्क्वायर तक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी होगी 10 हो गई। तो 10 और एक आपका कितना आ गया 11 आ गया, इंटू में यहाँ से 10 दूनी 20 और एक आपका क्या आ गया 21 आ गया, 21 बटे में कितना आ गया आपका 6 आ गया, 3 दूनी आपका 6 आ गया, 3 सत्तर 21 आ गया, 70 आ गया, 70 बटे में आपका 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से 2 तिया 6 आ गया, 2 अठे 16 और 2 पंजे आपका 10 आ गया। इसका मतलब इनका जो औसत होगा 38.5 हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये होता है आपका सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए तब आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो कि सीधा 3 से 5 से 7 से 8 से 9 से स्टार्ट होगा तो फिर ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, ठीक है। वो अलग फॉर्मूला होता है, ये आपका अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 6.5 है, तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा था, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला है कि अगर 1 प्लस आपका 2 और प्लस आपका 3 और आपका प्लस 4, अगर मैं इनकी एवरेज निकालूं तो कितना होगा 4 3 7 2 9 और एक आपका 10 10 बटे आपका 4, तो कितना होगा आपका 2 पॉइंट आपका 5 होता है, ठीक है, यही होता है। तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या होती है, सम होती है, इवन होती है, तो उनका जो औसत होता है इन बीच वाली दो संख्याओं के जोड़ का आधा होता है।
तो 3 और 2 आपका 5 हो गया, 5 का आधा कितना होता है आपका 2 पॉइंट आपका क्या होता है 5 होता है, यही होगा मेरे भाई। तो ये आपका इतना होता है। अब इसने बोला है 8 संख्याओं का औसत आपका 6.5 है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो पहला तरीका क्या होगा कि 8 संख्याएं हैं आपकी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इन दो संख्याओं का जो आपका औसत है 6.5 है, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ आपका कितना है 13 होगा, डबल हो जाएगा। ऐसे तो निकलेगा। मान लो कि a प्लस बी है, a प्लस बी अपॉन में आपका 2 और बराबर आपका 6.5 है, तो इसका डबल होके a प्लस बी आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना है आपका 13 है, ठीक है। और ये लगातार संख्याएं क्या है, लगातार संख्याएं हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं जिससे 13 बन जाए, 6 और 7 आपका 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली यहाँ से इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी कितनी है, जो ये वाली और दो संख्या है ना, ये आपकी 6 है और ये आपका कितना 7 है, तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये आपका 3 है, क्योंकि एक एक का गैप है आपका, ये 8 है, ये 9 है, तो ये आपका क्या है 10 है। तो सबसे छोटी संख्या आपके पास आ चुकी है, सबसे बड़ी संख्या आपके पास आ चुकी है। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है। तो 10 और 3 आपका कितना हो गया 13 हो गया, इनका औसत आपको बताना है, 10 और 3 13, 13 बटे आपका 2 हो गया, तो कितना आ गया आपका आंसर, फिर से आपका बेसिकली 6 पॉइंट आपका 5 ही आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 6 पॉइंट आपका 5 ही आ गया, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन्होंने भी आंसर आपका क्या दे रखा है 6.5 ही दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत सिंपल है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। और इसके अलावा एक कंसेप्ट आप और लगा सकते हो कि आपको मैंने बताया था ना कि हर एक संख्या इंक्रीज होने से, अगर मैं नेचुरल नंबर इंक्रीज करता हूं तो मेरी एवरेज कितने से बढ़ जाती है 0.5 से बढ़ जाती है। अगर मैं अगली विषम संख्या इंक्रीज करता हूं तो मेरी औसत 1 से बढ़ती है। अगर मैं अगली विषम संख्या ऐड करता हूं, मतलब सारी विषम संख्याएं हो और सारी सम संख्याएं हो, उनमें अगली सम संख्या डालने से एवरेज 1 बढ़ती है। सारी विषम संख्याएं हो तो अगली विषम संख्या डालने से एवरेज 1 से बढ़ जाती है। अगर सभी नेचुरल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 है, तो उसके केस में अगला नंबर जोड़ने से आपकी एवरेज कितने से बढ़ जाती है 0.5 से बढ़ती है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आपकी एवरेज कितनी आ गई, यहाँ से मैंने क्या निकाला ये वाला, देखो इनकी एवरेज आपकी कितनी थी 6.5 थी ना, तो आप इसमें से 0.5 माइनस कर दो और 0.5 आपकी ऐड कर दो, तो इससे ये संख्या और आपकी ये संख्या आ जाएगी। जैसे एवरेज 6.5 आया ना, तो इसमें से आप 0.5 माइनस कर दो और प्लस 0.5 कर दो, तो ये 7 हो जाएगी और ये आपकी 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका इतना ही आ गया। अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन पे हम आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपको 8 संख्याओं को ऐसे मानना पड़ेगा, पहली संख्या x होगी, दूसरी x+1 होगी, अगली x+3 होगी, ऐसे कर करके आपको 8 संख्याएं माननी पड़ेंगी, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको लाना पड़ेगा, फिर आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी और x प्लस में आपका जो 8वीं संख्या x+7 आएगी वो आपको लेनी पड़ेगी, फिर उन्हें आपको निकालना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये तरीका आपको लगा के हमेशा चलना है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है और इसी से आपको करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6.5 ही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में पता हुआ चला कि गलती के कारण उसने किसी संख्या के अंक आपस में बदल दिए, जिसके कारण उसका जो परिणाम है शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो, और जिसमें एरर हुआ है, जिसमें गलती हुई है, उसको उसके बारे में बोल रहा है। देखो यार, एक छोटी सी बात बताना, आपके पास 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की है, ठीक है। उनमें से कह रहा है कि किसी त्रुटि के कारण किसी संख्या, मतलब किसी एक संख्या के अंकों को आपने बदल दिया है, तो क्या बाकी की 9 संख्याओं से हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो जो भी फर्क आएगा, जो एक संख्या के आपने अंकों को पलटा है, इसकी वजह से आपका चेंज आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, मैंने 9 संख्याओं को जोड़ के एक साथ लिख लिया कि मेरी 9 संख्याएं कितनी है, मान लो कि आपकी ए है। अब भी ये 9 संख्याएं आपकी ए ही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि किसी परिणाम, शुद्ध परिणाम से इतना कम आता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि पहली ये वाली, ये तो 9 संख्याएं हो गई आपकी। जो 10वीं संख्या है वो आपकी कितनी है 10x प्लस आपका क्या है y। तो ये इन सब का सम आ गया और इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसकी एवरेज आ जाएगी। इनका अंतर आपको दे रखा है, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया 10 हो गया। ये 9 संख्याओं पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। और प्लस में संख्या आपकी पलट गई, 10y प्लस आपने x कर दिया, ठीक है।
और इसकी वजह से जो फर्क आ गया, कितने का आ गया आपका, 1 पॉइंट आपका 8 का आ गया, ये फर्क आ गया। ये सभी 9 संख्याएं हैं, ये 10वीं संख्या है, ये 9 संख्याएं, ये 10वीं संख्या है, टोटल 10 संख्याएं हो गई। इन सभी के जोड़ को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, इन सबको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, और ये आपका डिफरेंस आ गया एवरेज में। ठीक है, तो आप इनको लिखना चाहो, इसको लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अगर इसको मैं जब मैं माइनस करता हूं तो ये एक तरफ से घट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। अब जैसे अब ये कह रहा है कि ओरिजिनल से कम हो जाती है, इसका मतलब ये ओरिजिनल है और ये बाद में चेंज होके आएगी। ठीक है, 1.8 है, उसको भी आप नीचे 10 लिख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये कट जाएगा आपका, और यहाँ आएगा आपका 10x प्लस आपका y माइनस आपका 10y और माइनस आपका x, और बराबर में इसके नीचे जैसे आपका 10 है ना, उसका भी डेसिमल का 18 बटे आपका 10 आके ये कट जाएगा। 10x में से आपका x गया, आपका 9 आ गया, x आ गया, माइनस आपका y आ गया, बराबर आपका 18 आ गया, 9 दूनी आपका 18 आ गया, x माइनस वाई कितना आ गया आपका, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, तो ये उसके अंक भी हैं। कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये संख्या जो मेरी है, जो मेरी संख्या थी वो 10x प्लस आपका क्या था, y थी, ये तो संख्या है ना, तो अंक क्या होंगे आपके, अंक होंगे आपके x और आपका क्या है y। कह रहा है कि अंक का अंतर बताओ, तो x माइनस वाई ही इन्होंने पूछा है, तो आपका 2 आ गया, तो इसका मतलब अंतर कितने का, आपका 2 का है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अब मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, आप इस ए को लिखो या ना लिखो, इन 9 संख्याओं के जोड़ को आप लो या ना लो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, नीचे 10 आपको जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि संख्या है आपकी 10 की 10 है। ठीक है भाई, ऐसा मत कर देना, पता लगा यहाँ 10 की जगह एक ही लेके बैठ गए कि नहीं हमने तो एक ही संख्या ले रखी, नहीं। वो बेसिकली होगा क्या, जब आप अंतर लोगे ना, तो बाकी की 9 संख्याएं दोनों में कॉमन सेम होने की वजह से कट जाएंगी, तो इसलिए आपका होगा। तो अंकों का अंतर आपका क्या है, 2 है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पति और पत्नी की औसत आयु जिनका 4 साल पहले विवाह हुआ था, विवाह के समय उनकी एज कितनी थी, 25 वर्ष। चलिए, बोला गया है कि पति और पत्नी की औसत आयु 4 साल पहले विवाह हुआ था, तो विवाह के समय कितनी थी आपकी, 25 थी। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। ये कौन है आपका, ये आपका हस्बैंड है, और ये आपका क्या है, वाइफ है। ये कह रही कि मेरी भी 25 थी, ये कह रही है मेरी भी 25। ठीक है, एवरेज का मतलब दोनों की बराबर बराबर है। ये 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल इसकी भी इंक्रीज होगी और 4 साल इसकी भी इंक्रीज होगी, तो एट प्रेजेंट इसकी 29 होगी, और एट प्रेजेंट इसकी भी क्या होगी, आपकी 29 होना चाहिए। यही मतलब है इसका, एट प्रेजेंट आपकी 29 होगी, तो इसकी भी 29 है। ये कह रहा है कि पति और पत्नी एवं पुत्र की वर्तमान आयु अब कितनी है, 20 साल है। ठीक है, कितनी है, 20 साल है। अब ये पता क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हस्बैंड वाइफ और आपका क्या है, उनका सन है, ये भी 20 का है, ये भी आपका 20 का है, और ये कह रहा है कि ये भी आपका 20 का है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताना, ये 20 का है, चलो मान लिया, ये 20 का है मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका नो कहाँ चला गया और इसका नो कहाँ चला गया, समझो इस बात को। क्योंकि वो पहले 25-25 के थे, दोनों के 4-4 बढ़ा तो 29-29 हो गया। ये कह रहा नहीं नहीं 29 नहीं हो तो 20-20 है, तो मेरे भाई उनका नो कहाँ है। एक्चुअली उनका जो 9 साल और 9 साल है, इसने अपने अंदर एडजस्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस 20 में से आप क्या कर दो, 18 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 20 माइनस आपका 18, इसका मतलब क्या हो गया आपका 2 ईयर। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो आपका बच्चा है आज कितने साल का है, 2 साल का है, तो 2 साल आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई आपके क्वेश्चन का आंसर, 2 साल। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। बेसिकली एवरेज का मतलब ही क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना। अब जब एज इंक्रीज होगी, वो कह रहा है कि हमारी एज 25-25 है, फिर दोनों की 4 साल बढ़ गई, तो दोनों की 29-29 होनी चाहिए थी। ये कह रहा है नहीं नहीं आपकी तो 20-20 है, तो भाई ये कहेंगे हमारे 8-8 कहाँ हैं, सॉरी हमारे 9-9 कहाँ पर हैं। तो इन्होंने बोला अरे कोई टेंशन की बात नहीं, आपके बच्चे के पास है।
इन्होंने बोला हमारा वापस दो। बच्चे से जैसे ही मैंने इनका वापस लिया तो वो 2 साल का रह गया। तो इसका मतलब बच्चा कितने साल का है आपका, 2 साल का। तो 2 साल आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 20 मापन है, x1 x2 x3 ऐसे ऐसे 20 तक है। उसके बाद ये कह रहा है कि हर एक में से x1 माइनस आपका 110 हो गया, x2 माइनस आपका 110 हो गया, x3 माइनस आपका 110 हो गया, x20 माइनस 101 हो गया। तो कह रहा है कि नया औसत क्या है। इन्होंने बोला है मुझे ये बताओ नया औसत क्या है, और पहले इनका औसत कितना था, y था। ठीक है, पहले इनका औसत क्या था, x1 x2 x3 x4 x5 x7 6 7 8 ऐसे 20 तक इनका औसत पहले कितना था, y था। अब इन्होंने बोला हर एक संख्या में से मैंने 101 101 101 घटा दिया। तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी संख्या में जितनी भी संख्या मान लो, मतलब जितनी संख्याएं आपको दे रखी हो, अगर सभी संख्याओं के साथ सेम ऑपरेशन किया गया है, मतलब सेम वैल्यू सब में से घटाई गई है, या सेम वैल्यू सब में डिवाइड की गई है, या सेम वैल्यू से सब में मल्टीप्लाई किया गया है, या सेम वैल्यू सब में ऐड की गई हो, घटाई गई हो, डिवाइड की गई हो, मल्टीप्लाई की गई हो, सेम वैल्यू सभी संख्याओं में, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आता है, एवरेज पे आता है। क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर। अगर हर एक संख्या आपस में बराबर हो चुकी है तो इसका मतलब एवरेज वही होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरी एवरेज पहले y थी, अब मैंने हर एक संख्या में से 101 101 घटा दिया। तो अगर इसने सभी संख्याओं में से 101 घटा दिया तो इसका मतलब इसने मेरी एवरेज में से भी 101 घटा दिया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, y माइनस आपका 101 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखने में आपको थोड़ा सा डर लग गया होगा कि क्वेश्चन क्या आ गया, बट क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, बस ये दिमाग में आपको याद रखना भाई, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका y माइनस आपका 100, यही क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सम निकालना होगा। ठीक है, तो इसने जैसे बोल दिया, सम कैसे निकलता है, अगर मैं उन संख्याओं को औसत से गुना कर देता हूं तो उनका सम आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका सम, x इंटू आपका क्या आ गया, y आ गया, x इंटू वाई, तो इनका सम कितना आ गया आपका एक्स वाई आ गया। ठीक है, दूसरे वाली वैल्यू जो है उसमें बोला गया है कि y संख्याओं का औसत x है, तो इन भी संख्याओं को गुना कर देता हूँ yx से, तो ये आपका कितना हो गया, yx हो गया। कितना हो गया आपका yx, तो ये आपका yx आ गया। तो ये टोटल सम कितना आ गया, इसका सम और इसका सम। अगर इन दोनों के सम को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स संख्याओं से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज ऐसे कैसे निकलेगा, तो एवरेज हो जाएगा, आपको इन सबको जोड़ो, ये आपका एक्स वाई हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। और नीचे अब संख्याएं कितनी है, एक्स संख्याएं यहाँ पर है और वाई संख्याएं आपकी यहाँ पर है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई आपकी, एक्स प्लस वाई। कितना हो गया आपका एक्स प्लस वाई, तो एवरेज कितना आ गया आपका 2xy और अपॉन में आपका x प्लस वाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों का अलग अलग सम निकालना पड़ेगा, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर उन दोनों की जो टोटल संख्याएं हैं उनसे भाग करना पड़ेगा, तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ इन्होंने, 2xy वाला ना, हाँ ये वाला। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया कि ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत आपकी सम संख्याएं हैं और जे के एल एम एन क्रमागत आपकी विषम संख्याएं हैं। तो बोला गया है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये उन्होंने आपको बोला हुआ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे देखने में आपको टफ लग रहा होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं कैसे होगा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको ओड दे रखी हो, मतलब 6 संख्याएं 6 संख्याएं आपको दे रखी हैं, सम आ गया, 7 संख्याएं दे रखी है, विषम में दे रखी हैं, ओड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो, तो बिल्कुल बीच वाली टर्म आपकी एवरेज होती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इसका मतलब इनका जो एवरेज आएगा कितना आएगा आपका, डी आएगा। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो ये, तो इनका एवरेज कितना आ गया आपका, एल आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इन सभी का औसत कितना आएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से करना हो, इनका एवरेज डी आ गया, इनका एवरेज एल आ गया, तो इनको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, तो कितनी होगी आपकी, 1 और 2 टर्म हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा, इनको मिलाने से जो आपकी एवरेज आएगी वो बेसिकली कितनी आ जाएगी आपकी, डी और प्लस आपका एल और डिवाइड बाय क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बस यही करना था यार इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है, बस ये याद रखना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड दे रखे हो, अगर विषम संख्या नंबर, ये नहीं कह रहा मैं ए बी सी डी आपकी डी ई एफ ये विषम नहीं होंगी, ये काउंटिंग में नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना, संख्याएं,
1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, यहाँ पर आपकी 5 संख्याएं, ये ओड होनी चाहिए। ABCD JKL तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में दे ही रखा है सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं, उससे हमें मतलब ही नहीं। हमें तो ये पता है कि अगर संख्याएं ओड हो तो बिल्कुल बीच वाली टर्म आपकी क्या होती है, एवरेज होती है। अगर इवन होती है तो बिल्कुल बीच वाली दो संख्याओं का जो औसत होता है वो उन सबका औसत होता है, ठीक है। तो उस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो देखो भाई, मान लो ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका क्या है C। तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है। तो मैं तीसरी को मान लेता हूं 1, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुनी, तो ये 3 है। और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है, तो ये कितना है आपका 6। तो ये संख्या है आपकी 6 3 1 आ गई। बोला गया है कि इनका जो औसत है वो 40 है, तो इसको मैं 6x मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ। 6 और 3 9 और 1 आपका 10x, तो इसका मतलब ये 10x हो गया। ये 10x किसके बराबर है, औसत 40 दे रखी तीन संख्याओं की, तो 40 इंटू आपका 3 हो गया, इनका सम आ गया। संख्याओं को अगर मैं औसत से गुना कर देता हूँ तो उनका सम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से मैं 0 काट देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई, ठीक है। अब इसने बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कितने का अंतर है मेरे भाई, 5 का। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपका 12 और इंटू आपका 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 60 हो जाएगा। तो ये लग रहा है मुझे क्वेश्चन का आंसर होगा, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है 60, यही दिया हुआ भाई। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसके हैं, रेशो के हैं। कि रेशो निकालना पड़ा, रेशो और एवरेज फिर आपका मिक्स हो गया। तो इस तरीके से आपके जो अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं वो अंदर ही अंदर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में उनका यूज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट बोला गया कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए, बची हुई प्रथम संख्याओं में से बची हुई प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको यहाँ पर सम निकालने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि आप ये देखो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो सब में बराबर बांट दो। अगर आपका यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है, मतलब वापस जा रहा है, तो उसको भी बराबर बराबर बांट दो। यही आपका एवरेज होता है, ठीक है। अब देखो 6 संख्याओं का औसत आपका कितना था, 32 था। तो मेरी औसत आपकी 32 थी, तो 32 को मैंने लिख लिया, ठीक है। कह रहा है कि 3 संख्याओं को 2 से बढ़ा दो, तो इसका मतलब 3 इंटू में आपका कितना हो गया 2, तो आपको प्लस का 6, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। टोटल कितनी 6 संख्याएं हैं, उसमें से 3 संख्या हो गई, तो बाकी कितनी बच गई 3 संख्या। कह रहा है कि अब प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दो, तो इसका मतलब 3 गुना में आपका 4, तो माइनस आपका 12 हो गया। वो इंक्रीज हुआ था, ये डिक्रीज हो गया, तो माइनस का आपका 6 आया। इसका मतलब यहाँ पर आपको 6 का लॉस हो रहा है। अब इस लो को कौन ओटेगा, मतलब बियर करेगा, कौन ओटने वाला है, सभी ओटेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं इनमें से कोई एक चौड़ी छाती वाला करके बोल दे यार मैं लूंगा सारा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको बराबर बराबर करना पड़ेगा। तो एवरेज पहले आपकी 32 थी, लॉस कितने का हो गया 6 का, कितने परसेंट है आपके 6 ही, 6 से डिवाइड कर दो, तो 32 माइनस आपका कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब 31 हो गया। इसका मतलब अब इनकी एवरेज कितनी रह गई आपकी 31 रह गई, तो 31 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और इसी को बोला जाता है आपका डेविएशन मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बैट्समैन अपनी 11 पारी से एक निश्चित रन बनाता है। आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो या फिर इसको जो रन है उनका सम निकाल के कर सकते हो। जैसे बैट्समैन है अपनी 11 पारियों में एक निश्चित रन बनाता है, जो कि एवरेज है आपकी एक तरीके से। मैं मान लेता हूँ कि एवरेज उसने 11 पारियों तक कितने बनाए हैं, उसका एवरेज कितना रहा है एक्स रहा, ठीक है। 11 पारियों का, तो रन कितने हो गए आपके 11 इंटू आपका एक्स, 11x हो गए। 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, तो टोटल रन आपके इतने हो गए। ये क्या हो गए आपके टोटल रन हो गए, ये नए टोटल रन हो गए। और टोटल पारी कितनी हो गई आपकी 12 हो गई। एवरेज पहले आपकी x थी, अब इसने कह रहा है जिससे उसका औसत रन एवरेज 5 से घट जाता है, तो एवरेज कितनी हो गई आपकी x माइनस 5 हो गई। दोनों तरफ से टोटल जो रन है वो बराबर हो गए, 11x प्लस आपका 90 हो गया, और यहाँ से बराबर में 12x माइनस आपका 60 भी आ गया। ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 150 आ गई। इसका मतलब पहले एवरेज कितने की थी 150 की थी। तो बोला गया है 12th पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 12वीं पारी के बाद उसका औसत कम हो गया है 5 से,
तो अब कितना हो जाएगा आपका, x माइनस आपका 5 होगा, तो 150 माइनस आपका 5 होगा, इसका मतलब 145 हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 145, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो 145 आ गया। हमने क्या किया है, टोटल रन को दोनों तरफ से इक्वेट कर दिया, जितने पहले टोटल रन थे उसमें कुछ जोड़ के नए आ गए, और नए टोटल रन को नए टोटल रन के बराबर कर दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एलिगेशन से भी हो जाएगा भाई। 10 गेंदों में कुछ लाल है कुछ सफेद गेंद है, सभी गेंदों का औसत मूल्य है 28 रुपए, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है, तो सफेद गेंदों की संख्या, तो बेसिकली लाल है और सफेद है, उनको मिलाया गया है, और उनको मिलाने के बाद टोटल आपकी 10 गेंद है, और उन सभी का औसत मूल्य आपको दे रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख गया होगा कि यार ये तो एलिगेशन लगेगा। ठीक है, एलिगेशन आपको लगाना है, टोटल गेंद आपकी 10 है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, लाल का 25 है, तो इसका मतलब ये यहाँ से आपका क्या आ गया, रेड आ गया, ये रेड है आपकी। ठीक है, और कौन सी है, लाल और आपकी सफेद, यहाँ पर आपका व्हाइट है। ठीक है, व्हाइट का कितना है आपका, व्हाइट का इसने दे रखा है 30, और दोनों टाइप की गेंदों को मिला के जो कीमत है वो आपको कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। तो एवरेज कितने है, सॉरी यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ से आपका 3 आ गया, टोटल 5 हो गया। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, जो कि इसका 10 गुना है, 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है आपका, तो इनका भी आपका 2 गुना होगा, इंटू आपका 2 हो गया, 4 आ गया, इंटू आपका 2 हो गया, यहाँ से आपका 6 आ गया, 4 6 और ये आपका 10 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, तो व्हाइट वाली कितनी है आपकी, 6 है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। देख लो भाई, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये आपका किसका है, एवरेज का है, क्योंकि हर जगह औसत मूल्य लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन बेसिकली आपका किसका है, एलिगेशन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको पहचान करनी होगी मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं करूं कैसे। सामने वाला आपको ये नहीं बताएगा कि आपको इसको एवरेज से करना है या आपको एलिगेशन से करना है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको अपना बनाना पड़ेगा कि नहीं यार मैं इससे करूंगा। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन ये वाला है। बोला गया है कि 3 संख्याएं एक्स वाई और जेड, इनका जो औसत आपका 45 है। ठीक है, तो इनका सम कितना आएगा, एक्स प्लस आपका वाई और प्लस आपका जेड, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 45 और इंटू कितना कर दो, 3 कर दो, तो ये आपका कितना आ गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक आपका 13, 135 आ गया। तो इनका सम कितना है मेरे भाई, इनका सम है आपका 135। ठीक है, कह रहा है कि x का जो मान है y तथा z के औसत से 9 अधिक है। ठीक है, x का मान, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, y प्लस आपका z, उनका औसत आपका 2, और प्लस में आपका कितना है, 9 है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, ये माइनस का y इस तरफ आ जाएगा, माइनस जेड आपका इस तरफ होगा, और यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास x है और प्लस y है और प्लस आपका z है, और ये कितना आपका 135 है। ठीक है भाई, इनको जोड़ दूं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 153 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 51 आ गई। तो x कितना हो गया आपका, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 51 आ गई। तो थोड़ा बहुत तो इतना काम हमें करना पड़ेगा यार, थोड़ा बहुत ये काम तो करना पड़ेगा। अब इसने बोला है y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। ठीक है, अब और भी बोला है इसने, y प्लस जेड का जो आपका औसत है, मतलब y प्लस जेड बाई 2 है, वो किसके बराबर है आपका, y प्लस आपका क्या है 2, इसके बराबर है आपका। तो y प्लस जेड यहाँ से कितना आ गया आपका 2y, और प्लस आपका कितना 4 आ गया। यहाँ पर इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो कितना आ गया आपका z और माइनस आपका y और बराबर आपका 4 आ गया। तो z माइनस y आपका क्या है, 4 है। ठीक है, z और y का डिफरेंस आपका 4 का है, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ से भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो 135 में से अगर मैं 51 को माइनस करता हूँ, कितना आ गया 4, और ये आपका 13 में से 5 गया 8 आ गया। ठीक है, इसका मतलब z प्लस आपका जो y है वो आपका 84 है, और z माइनस आपका जो y है ये कितना है आपका 4 है, ये कट गया आपका 2z आपका कितना आ गया 88 आ गया। तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है आपकी 44 है। तो इसका मतलब y आपका कितना होगा 40 होगा, और x आपका कितना 51 है। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि x तथा z का अंतर क्या है, ये आपका कितने का आ जाएगा भाई, 7 का। तो इसका मतलब 7 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 44 और 51 का आंसर डिफरेंस कितना है, 7 है, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, और कोई चारा नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि x तथा x प्लस वाई का औसत आपका m है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का औसत क्या होगा। देखिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि x और प्लस आपका 1/x, इसका औसत मतलब दो संख्याएं हैं, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज कितना है आपका m है, तो ये कितना बन जाएगा आपका x प्लस आपका 1/x, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई, ये आपका इतना हो गया। इसने मुझसे बोला है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर औसत बताओ, तो इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो मुझे ये निकालना है। तो औसत तो इसी तरीके से निकलेगा, इनका सम करके 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इनका औसत आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। तो आगे अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ इस क्वेश्चन में, तो ये आपका इतना आ गया। अब मुझे उस पर जाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में आपका 1/आपका x का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया आपका 4m का, सॉरी यहाँ पे आपका 2 भी तो आएगा, प्लस में आपका 2 भी आएगा, ये भी है ये वाला, क्योंकि आपका कितना बनेगा 2x इंटू आपका 1/x आएगा और बराबर आपका कितना आएगा 4m का आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और x से आपका x कट जाएगा, तो x का स्क्वायर और प्लस आपका 1/x का स्क्वायर कितना आ गया आपका 4m का स्क्वायर और माइनस आपका 2 आ गया, ये आपका इतना आ गया। अब मुझे चाहिए इसकी औसत। औसत निकालने के लिए इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड, तो इसको भी क्या कर दो 2 से डिवाइड, तो इसको भी क्या कर दो 2 से डिवाइड, तो इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस आपका 1/x का स्क्वायर और औसत निकालने के लिए आपका 2 किसके बराबर हो जाएगा, इनमें से 2 कॉमन ले लूँ और 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो 2m का स्क्वायर और माइनस आपका 1 आ जाएगा, तो कितना आएगा आपका 2m का स्क्वायर माइनस आपका 1, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 2m का स्क्वायर माइनस 1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में जो बल्लेबाजी का औसत 50 है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब 2 पारियों का जो आपको अंतर दे रखा है वो कितना है आपका 172 है। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि उन 2 पारियों का अंतर, मान लें कि एक पारी में ए है एक में आपका बी है, तो इसका मतलब ए माइनस जो आपका बी है वो कितना आपको दे रखा है 172 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 है, मतलब हर एक पारी में उसने 50-50 बना रखे हैं, औसत ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आगे इसने बोला है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से इतना ज्यादा है, यदि इन पारियों को शामिल ना किया जाता शेष 38 पारियों का औसत रन 48 बनता है। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं इन 2 पारियों को हटाऊंगा तो मतलब उनका सम कितना बनेगा, ए प्लस जो आपका बी है, इसने बोला है कि सभी पारियों का औसत 50 है, तो इसका मतलब इन 2 पारियों का भी औसत 50 है, तो सम कितना आ गया 2 इंटू आपका 50, तो इसका मतलब 100 तो इनका सम आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस में इसने क्या बोला है कि जैसे ही आपने इन 2 पारियों को हटाया बाकी की 38 पारियों का जो औसत है वो 48 बन जाता है। इसका मतलब ये अपने हिस्से का तो 100 लेकर जाएंगे ही जाएंगे, प्लस में पहले एवरेज कितनी थी 50 थी, अब एवरेज 48 हो गई। इसका मतलब 38 पारियों में से हर एक से 2-2 वापस लेकर चले गए, तो इसका मतलब इनमें कितना और था, इनका 2 इंटू में आपका 38 और भी था, जो कि उन लोगों को इन्होंने दे रखा था जब ये गए इसको लेके चले गए। तो इसका मतलब इन दोनों पारियों का जो सम है वो आपका कितना है 170, ए प्लस बी आपका कितना है 176 है, और यहाँ से ए माइनस बी आपका कितना है 172 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है, जोड़ देता हूँ, 2 आपका कितना आ गया 8 आ गया, 14 आ गया, और ये आपका 348 आ गया, तो ए की वैल्यू 2 एकम 2 आ गया, 2 से 14, 2 चौक आपका 8 आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम स्कोर यहाँ से आपका कितना है 174 है। तो इस तरीके से डेविएशन मेथड लगा के क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल बात है। जब वो जाएगा इन 50 पारियों में, इन 40 पारियों में वो खुद भी तो है, तो इसका मतलब उन दोनों का सम 100 तो है ही है, प्लस में जैसे ही वो चले गए 38 पारियों की एवरेज 2 से कम हो गई, मतलब हर एक पारी की एवरेज 2 से कम हो गई, तो 38 दूनी 76, इसका मतलब ये कितना लेकर चले गए उनका 76 और लेकर चले गए। इसका मतलब ये 76 इन दोनों पारियों का था, जैसे ही ये गए उसको भी लेकर चले गए और उनका एवरेज आपका कम हो गया। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 510 है, अन्य दिनों में 240 है, 30 दिनों का माह है जो रविवार से शुरू होता है, तो प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या ज्ञात करो। देखो यार बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा
कि इसमें संडे कितने आएंगे और नॉर्मल दिन कितने आएंगे, क्योंकि संडे को ज्यादा आदमी आते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं तो आपको पता होगा कि जो दिन पहले दिन होता है वो 5 बार आता है, जैसे 1 को आएगा, और आपको पता होगा हर 7 दिन के बाद दिन अपने आप को रिपीट करता है। 1 को आएगा, 8 को आएगा, ठीक है, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा, फिर 29 को आएगा। इसका मतलब टोटल अगर 30 दिन है तो उस 30 दिन में से जो पहले दिन आता है 1 तारीख को वो 5 बार आता है, तो संडे 5 बार आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं ये संडे हो गए और ये बाकी के आपका रेस्ट डे हो गए, मतलब बाकी के दिन आपके हो रेस्ट डे, ठीक है। संडे कितने आएंगे, 5 आएंगे, बाकी के दिन 25 होंगे, तो कितने का रेशो आ गया आपका 1 और 5 का, कितने का रेशो आ गया आपका 1 और 5 का आ गया, ठीक है। ये हो गया भाई। ये कह रहा है कि संडे को 510 आते हैं, बाकी के दिन आपके 240 आते हैं, 30 दिनों का महीना है, रविवार से शुरू होता है, तो प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या क्या है। मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करे मैं एक एवरेज मान सकता हूँ। मैंने 285 295 है, मैंने मान लिया एवरेज यहाँ पर डेली 250 आदमी आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं, 250 आदमी, ये मैं मान के चलता हूँ। एवरेज कितना है आपका, 250 तो है ही, तो 250 मान लिया, ठीक है। अब इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, संडे कितने संडे हैं, 1 संडे है, और 1 संडे को 510 आते हैं, तो इसका मतलब उस दिन कितने एक्स्ट्रा आ गए, 510, और ये आपका कितना है 250। यहाँ से मैंने माना 250, इससे कितना ज्यादा है 0, और ये आपका 6, और ये आपका 260। इसका मतलब प्लस में यहाँ से इसको जोड़ लेता हूँ, प्लस माइनस मुझे देखना पड़ेगा कि घटेगा कि कम होगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा, दोनों लगा लेना। अगर आपका डिक्रीज होना है तो माइनस कर देंगे, अगर आपको कुछ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर। इसका मतलब 260 यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है। उसके बाद बाकी के कितने दिन रह गए, 25 दिन रह गए, सॉरी 5 रह गए बाकी के, और हर एक दिन 25, यहाँ 250 वहाँ 240 है, 10 कम है, तो माइनस कर दो 10 इंटू आपका 50, तो कितना हो गया मेरे भाई, ये तो आपका ऐड हो गया। और कितने में बटेगा आपका, 5 और 1 6, 6 में बराबर बराबर बांट दो, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 250, और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा कितना, 260 में से 50 जाएगा आपका 210 आ गया, और ये आपका 6 हो गया, 6 थी आपका 18 हो गया, 6 पंज आपका 30 हो गया, तो 250 और प्लस आपका क्या हो गया 35, तो कितना हो गया आपका 285। इसका मतलब एवरेज जो आपके यहाँ पर सैलानी आते हैं वो कितने हैं आपका 285 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई ये सब आपका डेविएशन चलता है और इसी से आपको करना है, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितना आपको कराया जा रहा है आपको समझ आ रहा होगा। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।